नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन आपके पास एमसीक्यूज है, ये फर्स्ट ईयर में भी आता है। देखिए आपके पास ना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 310 केल्विन होता है, ठीक है। के फॉर केल्विन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, और ग्रुप 1 का पेपर है, और बोर्ड है आपके पास रावलपिंडी बोर्ड का ये पेपर है। अब देखिए फिजिक्स के पेपर में आपके पास ना सबसे फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 12 होते हैं, आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है। आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी। देखिए स्टूडेंट, आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना आपके पास, वो क्या है, अब v जो है ना, कि आपके पास वेलोसिटी है, f फॉर फाइनल, ठीक है, ये माइनस का साइन है v। अब ये आपके पास वेलोसिटी और I फॉर इनिशियल वेलोसिटी है, ये इक्वल है at किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A फॉर एक्सेलरेशन एंड T फॉर टाइम को, ठीक है। तो आपने यहाँ से करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज करना है, तो आपके पास करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी ये वाली ए पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.03 इज। देखिए स्टूडेंट, आपने टॉपिक पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। आपने बताना है कि आपके पास ये जो नंबर है ना 0.03, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो आपके पास नॉन जीरो डिजिट होता है। अगर आपके पास जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा हो तो आप उसको काउंट नहीं करते। अगर यही जीरो जो है ये राइट साइड पे आ रहे होते तो आप इनको काउंट करते, ठीक है। लेकिन अगर देखिए राइट साइड पे भी अगर आ रहे हैं तो राइट साइड में बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो आप इनको काउंट नहीं करोगे। अगर जीरो आपके पास 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा होगा तब आप उसको काउंट करोगे, ठीक है। अब आपने बताना है 0.03। अब इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, आप इनको काउंट नहीं करोगे, आप नॉन जीरो डिजिट को काउंट करोगे, जो कि आपके पास सिर्फ 1 है, 3 है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बने, 1। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी। आपने देखिए यहाँ पे बताना है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट होता है आपके पास के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखें आपके पास ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू है, अब ये F फॉर फोर्स और X एफ एक्स, ठीक है, एंड F वाई फॉर फोर्स F आर। देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 6 न्यूटन है, एफ वाई की वैल्यू है 8 न्यूटन। आपने क्या करना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आपके पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक का नेम है एफ एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन, और दूसरा है आपके पास एफ वाई और इसकी वैल्यू है आपके पास 8 न्यूटन, ठीक है। स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको फार्मूला आना चाहिए। जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो उसका फार्मूला होता है, देखिए एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है। आपने अब वैल्यूज पुट कर दी है, एफ एक्स की वैल्यू है 6, एफ वाई की वैल्यू है आपके पास 8, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। देखिए यहाँ पे एफ एक्स का भी स्क्वायर है, एफ वाई का भी स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 36 में 64 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। अब आपने इनके स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, अब आपने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर की मदद से जब आप 100 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यूनिट कौन सा यूज हो रहा है, न्यूटन का, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा 10 न्यूटन। तो यहाँ से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर अर्थ सरफेस इज। देखिए अब इस एमसीक्यूज का जो आंसर है ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास 10 न्यूटन किलो पर ग्राम होती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg। अब एक बॉडी है जिसका मैस जो है वो 2 kg है, इस प्लेस ऑन द टेबल 100 सेंटीमीटर हाई। अब एक बॉडी है जिसका मैस 2 kg है और वो कहाँ पड़ी हुई है, 100 सेंटीमीटर हाई, यानी टेबल की जो लेंथ है ना वो 100 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर वो बॉडी जो है वो प्लेस हुई हुई है, यानी पड़ी हुई है। द वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो आपने बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में आपको 2 चीजें बताई गई हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस कितना है, 2 kg है, ठीक है,
अब वो बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और टेबल की जो लेंथ है यानी टेबल कितना हाई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब जो बॉडी जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और बॉडी मूव नहीं कर रही ना, तो जब बॉडी मूव नहीं करती उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आपके पास ना बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है, एक जगह बस पड़ी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो जब वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो ये देखिए अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे देखिए ना फॉर्मूला है आपके पास 1/2 mv का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2, मास कितना था 2 kg था, 2 लिख दिया, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर 0 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0 जॉल। ठीक है, डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ विच डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। अब देखिए आपने बताना है, ये आपके पास देखिए 4 ग्राफ्स हैं, आप इन ग्राफ्स को देखना है और आपने हुक्स लॉ को माइंड में रखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। ठीक है, अब हुक्स लॉ में ये होता है कि आपके पास ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, तो बिल्कुल सेंटर से ना ये वाली लाइन जो है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सेंटर को ज्वाइन कर रही होती है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर रही है, इधर भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि ये जो ग्राफ है ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, वाटर फ्रीजेज एट, वाटर जो है वो कौन से पॉइंट पे फ्रीज हो जाता है, तो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पे आपका जो वाटर होता है वो क्या फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू। अब देखिए आपके पास जो मेटल्स होते हैं, धात जो होती हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, तो अब वो आपके पास गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट को पास करवाने में मदद करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, a force of 20 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ। अब देखिए आपके पास फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन कितनी है 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द मास ऑफ द बॉडी है, सो आपने क्या करना है, बॉडी का मास फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे और क्या करोगे, बॉडी का मास फाइंड आउट करोगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में आपने एक इक्वेशन को ड्राइव किया था जिसमें आपके पास फोर्स जो थी ना, ये एफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। ठीक है, फोर्स इक्वल थी मास और एक्सेलरेशन के एम ए के। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन है कि जो आपकी फोर्स है ना वो 20 न्यूटन है। ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने मास लिख दिया है, एक्सेलरेशन जो है ना वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने मास को फाइंड आउट करना है, तो जब आपने मास को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे m रहेगा, अब ये जो f है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, f की जगह ये जो फोर्स है ना इसको पुट करोगे 20 न्यूटन को, एक्सेलरेशन a की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपके पास जो न्यूटन होता है ना, ये न्यूटन ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पे न्यूटन को ओपन करके लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। आप देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 2.5 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया 8 आ गया, और साथ ये यूनिट आ जाएगा केजी। आपको पता है ना मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। आंसर क्या आ गया, 8 kg आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, 8 kg। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। ठीक है, अब ये बहुत कॉमन आपके पास एमसीक्यूज है, ये फर्स्ट ईयर में भी आता है। देखिए आपके पास ना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, के फॉर केल्विन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट न्यूटन मीटर यूज फॉर टॉर्क कैन ऑल्सो भी यूज फॉर। देखिए आपके पास जो टॉर्क है ना, इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो है आपके पास न्यूटन मीटर। तो आपने ये बताना है कि ये वाला यूनिट और किसके लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 6 जो है ना आपके पास वर्क एंड एनर्जी, उसमें आपने पढ़ा था कि न्यूटन मीटर जो है ये किसका यूनिट है, वर्क का। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब देखिए आपके पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, इसके फर्दर आपके पास ना 8 पार्ट्स होते हैं और इनमें से आपने क्या करना होता है, 5 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है और 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने बताना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो क्या है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हो SI यूनिट। ये आपके पास मॉडर्न कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स यूनिट है, यानी ये आपके पास एक ऐसे यूनिट्स है जिससे आप मेजरमेंट करते हो। देखिए स्टूडेंट, अब जैसे अगर आपने शुगर बाय करनी है, साल्ट बाय करना है, राइस बाय करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर यूनिट्स होने चाहिए। आप जाके शॉपकीपर को बोलोगे कि आपको वो क्या करें, 1 kg 2 kg राइस या फिर शुगर दें, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट्स होते हैं। अब ये बिल्ड कैसे हुई है, अराउंड 7 बेस यूनिट, यानी कि 7 जो बेस यूनिट्स हैं। आपने बेस क्वांटिटीज भी पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में और साथ आपने उनके बेस यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पेयर है, कैंडेला, केल्विन एंड मोल, ठीक है। इन यूनिट्स को माइंड में रखते हुए आपके पास जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उनको कंपोज किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का आपने लीस्ट काउंट जो है उसको डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास पेज नंबर 10 पे। देखिए आपके पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन। वन स्मॉल डिवीजन क्या है, 0 से लेके 1 तक एक स्मॉल डिवीजन है, ठीक है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। यानी कि मेन स्केल में एक स्मॉल डिवीजन कितनी बनेगी, देखिए 0 से लेके 1 तक बन जाएगी या 1 से लेके 2 तक बनेगी। ये आपके पास क्या है, मेन स्केल है, ये देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। और अगर आप एक वर्नियर स्केल की डिवीजन लें तो वो आपके पास 0.1 मिलीमीटर बनेगी। कैसे, देखिए 0 के बाद आप यहाँ तक सिर्फ ये एक लाइन काउंट करें, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या बन जाएगी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है, अब ये वाली जो चीज़ है आपके पास इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का। अब यहाँ पे आपके पास इसका फॉर्मूला है, लिखा हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। आपके पास जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, इसमें आप क्या करते हो, एक बाय लगाते हो, बाय के ऊपर आपके पास स्मॉलेस्ट रीडिंग आती है ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग आती है जो कि आपके पास यहाँ पे देखो क्या लिखी हुई है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी, 0 से लेके 1 तक बनेगी, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल जो है वो कितनी बनेंगी आपके पास। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी ली गई है, 10 डिवीजन्स ली गई है। अब देखिए 1 को आपने डिवाइड कर देना है 10 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मिलीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब इन्होंने क्या किया, मिलीमीटर से इन्होंने सेंटीमीटर में चेंज किया। देखिए मिलीमीटर छोटा यूनिट होता है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट होता है। जब आप किसी भी क्वांटिटी को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो आप उसको 10 पे डिवाइड करते हो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 0.1 को डिवाइड कर देना है 10 पे, ठीक है। तो ये आप चेंज हो जाएगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में और ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है Why do we need to measure extremely small interval of time, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो एक्सट्रीमली, यानी एक्सट्रीमली का मतलब होता है इंतहाई छोटा, यानी इंतहा में जाना है, इसका मानी बनता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को आप क्यों मेजर करते हो, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करो। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर बनेगा, अब ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि आपको ये क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करो। तो इसका आंसर बनेगा वी नीड टू मेजर, ठीक है। इनक्रेडिबली भी आप लिख सकते हो और एक्सट्रीमली का भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्मॉल टाइम पीरियड बिकॉज द स्टैंडर्ड। अब देखिए आपके पास ना टाइम को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आवर्स होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं, ठीक है। ये वाले 3 यूनिट्स होते हैं ना आपके पास किसी भी इंटरवल को या टाइम को मेजर करने के लिए। अब आप यहाँ से आंसर लिखोगे डू नॉट ऑलवेज सफिक्स, ठीक है। यानी कि ये वाले जो आपके पास यूनिट्स है ना टाइम को मेजर करने के लिए, ये सफिक्स यानी कि आपके पास काफ़ी नहीं है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल इंटरवल इन लेबोरेटरी, ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास ये वाले जो यूनिट्स होते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, जो टाइम इंटरवल होता है उसको घंटे में, मिनट में और सेकंड में मेजर करते हैं, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक स्टॉप वॉच होती है, ठीक है, वो सेकंड का 100 या 1000 जो पार्ट होता है उसको भी मेजर कर लेती है। और स्टॉप वॉच कहाँ यूज हो रही होती है, लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आपने क्या करना है, फ्रिक्शन के 2 एडवांटेजेस को राइट करना है, और ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से। इसका आंसर है पेज नंबर 76 पे। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ाहट को, खुरदरापन किसी चीज का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 एडवांटेजेस लिखने हैं, तो आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। देखिए अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप पेपर के ऊपर कोई चीज भी राइट नहीं कर सकते। अगर पेपर बहुत स्मूथ है, ठीक है, कूला कूला सा है, तो आप उसके ऊपर कोई चीज भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन का होना जो है वो क्या है, जरूरी है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए आपके पास ना जो ग्राउंड है यानी कि जो जमीन है उसके ऊपर फ्रिक्शन होना जो है वो जरूरी है, तभी आप उसके ऊपर क्या कर सकोगे, वॉक कर सकोगे। वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। अगर आपने भागना है तो आप किसी स्लिपरी यानी जो फिसलने वाला ग्राउंड है या फर्श है उसके ऊपर आप रन नहीं कर सकते। अगर आप रन करोगे तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन, यानी जो स्लिपरी ग्राउंड होता है उसके ऊपर बहुत कम फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर रन नहीं कर सकते और ना ही वॉक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ आर फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि अगर जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो सडनली यानी अचानक से गायब हो जाए, खत्म हो जाए जमीन पे, तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विदाउट फ्रिक्शन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्केल एनीथिंग, ठीक है। लाइक देखिए अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया कि अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है आप उसके ऊपर कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो आप वॉक नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वी विल बी अनएबल टू राइट विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि हम नहीं लिख पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगी पेपर और पेंसिल के दरमियान। नेक्स्ट है आपके पास नो राइडिंग अ बाइक, यानी कि आप बाइक को ड्राइव नहीं कर सकते, साइकिल और इवन अ कार, यानी कि आप बाइक को, साइकिल को और कार या जो बस है उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम। ओके जी, यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम दैट डज नॉट हैव अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। आप इस आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो इस पे अप्लाई नहीं हो रही होती, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी सराउंडिंग यानी अपनी आसपास से वो अपनी मैटर और एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा होता। अब इस कंसेप्ट को जो है ये इस एग्जांपल से समझते हैं। देखें आपके पास एक थर्मस फ्लास्क होते हैं, घरों में आपके थर्मोस होते हैं जिनमें आप चाय डाल के रखते हो, ठीक है। अब देखिए चाय जो होती है वो गर्म होती है, आप जब थर्मस फ्लास्क के अंदर चाय डाल के रखते हो, ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी वैसी की वैसी गर्म होती है, ठीक है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होती है वो अप्लाई नहीं हो रही होती। और ये एग्जांपल है किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना इट इज यूज टू कीप, थर्मल फ्लास्क किसके लिए यूज होते हैं, ये चीज़ों को गर्म रखने के लिए या फिर ठंडा रखने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, यानी ये जी फॉर ग्रेविटी होता है, ठीक है, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है अब जो आपके पास जो अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में आपके पास ना जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेसेस में चेंज की होती रहती है, ठीक है, यानी कि ये प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी चेंज की होती है। आप इसका रीजन बताएं। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी को आप क्या पढ़ते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ जी होती है ये वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये आपके पास प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये चेंज होती रहती है। अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द अर्थ स्लाइटली इरेगुलर शेप। अब देखिए अर्थ की जो शेप है वो स्लाइटली इरेगुलर है, ठीक है, यानी देखिए कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे दरिया हैं, समंदर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आगे रीजन बताया जा रहा है एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, वैलीज एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जो जमीन का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो क्या हो रही होती है, अफेक्ट हो रही होती है। इस वजह से आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म जीपीएस आती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जीपीएस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 112 पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस जो है ये आपके पास एक सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम का। नेविगेशन सिस्टम का मतलब होता है एक सिमत यानी डायरेक्शन का तयन करना, बताना ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किसके लिए यूज हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं एनीवेयर ऑन द लैंड, जमीन पर, ठीक है, ऑन द सी और इन द एयर यानी तीनों जगह पर। लैंड पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन बताएंगे, इन द सी यानी वाटर में है तब भी, और इन द एयर, ठीक है, यानी कि ऊपर खला में है तब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, यानी कि वो कहाँ पे है, किस जगह मौजूद है ऑब्जेक्ट। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट। अब जो जीपीएस होता है, ठीक है, इसमें कितने अर्थ सैटेलाइट होते हैं, या एमसीक्यूज में आ सकता है, 24 अर्थ सैटेलाइट इसमें यूज होते हैं। These satellite revolve around the earth twice a day यानी कि एक दिन में ये जमीन के गिर्द 2 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, विद द स्पीड, आप देखो किस स्पीड के साथ लगाते हैं, 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से आपने 5 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच शोज अ वेरिएबल स्पीड। आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, वो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो, ठीक है, और उसमें आपने वेरिएबल की स्पीड को बताना है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाई हैं और उनको इस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आपने जो ग्राफ बनाना था ना वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना था। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्टेंस को राइट कर दिया और यहाँ पे मैंने टाइम को राइट किया है। अब टाइम देखिए मैंने नून यानी यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट जो आ रहा है ना वो नून पे आ रहा है। ठीक है, और इससे पहले देखिए ये जो है ना 9 का टाइम है, ये 10 का, ये 11 का, और यहाँ पे ये AM यूज़ हो रहा है और नून के बाद आपको पता है PM यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 तक जो है मैंने यहाँ पे टाइम को राइट कर लिया और डिस्टेंस जो है यहाँ पे मैंने 30 किलोमीटर तक मैंने क्या किया, राइट कर लिया। आपने यहाँ पे वेरिएबल की स्पीड को डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट वेरिएबल की स्पीड क्या है कि अब देखिए एक वेरिएबल है वो मूव कर रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो 9 AM पे उसने कितना मूव किया, तो मैं यहाँ तक कह लेती हूँ उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, और जब 10 बज गए हैं यानी 10 AM पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 तक का कर लिया। ठीक है, रैंडमली मैं आपको बता रही हूँ। अब 11 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखें यहाँ तक, यानी 15 का कर लिया डिस्टेंस कवर। ठीक है, और नून टाइम यानी 12 बजे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने यहाँ तक कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सेम इस तरह से 1 और 2 का भी आप यहाँ पे लगा लें, उसने इतना इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन के साथ इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, जिसमें आपने क्या किया, वेरिएबल की स्पीड को शो किया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखें आपने 2 टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है, एक है आपके पास स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी, और ये क्वेश्चन जो आपके पास 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 35 और 36 में। आपने सिंपल क्या करनी है, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, 1 पॉइंट ये हो जाएगा, और दूसरे पॉइंट में आपने इनके SI यूनिट लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए स्पीड को डिफाइन किया गया है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। आप देखें स्पीड जो है ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर है आपके पास। ठीक है, इसका SI यूनिट फिर आपने लिखना है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जांपल यहाँ पे अगर आप करें, ये एक चीता है, ठीक है, अब ये रन करता है किस स्पीड के साथ, 770 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अब चीता किस स्पीड के साथ रन करता है, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी अब ये यूनिट है। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि आपके पास स्पीड वो यूनिट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी जो है कि आपके पास आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। वहां पे आपने पढ़ा था कि वो आपके पास डिस्टेंस जो कि एक बॉडी ने यूनिट टाइम में उसे कवर किया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी यानी कि एक बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। आपने बताना है कि वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपके पास प्रॉपर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होती है वो आपको गिवन होती है और उसकी डिस्क्राइब हुई हुई होती है। अब आपने बताना है कि वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर है पेज नंबर 34 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, जो वेक्टर है ना इसको लाइन सेगमेंट, ये देखिए आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हो और इसके एक साइड पे क्या आ रहा होता है, एरो हेड आ रहा होता है। ये देखें इन फिगर 2.14 में जैसे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है द लाइन ए बी। अब इसका इस एंड का नेम है ए और इसका बी है। लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी। अब देखिए आपके पास ये ए है, ये बी है और बी पे एरो हेड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। नेक्स्ट है आपके पास द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी ऑन अ सेलेक्टेड स्केल। देखिए अब ये देखिए ना ए बी जो है ये सिलेक्टेड स्केल जो है इसके ऊपर आपको ए बी की लेंथ जो है वो क्या है, गिवन है, बताई जा रही है। आप इसको मेजर कर सकते हैं यहाँ से। while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V। अब वो कहता है कि A और B जो है ये आपको डायरेक्शन बता रहा है किसकी, वेक्टर V की। यानी कि अब देखिए इसमें आपके पास दोनों चीजें हैं, इसमें आपके पास ना वेक्टर की लेंथ भी आपको दिखाई जा रही है और उसकी पोजीशन भी बताई जा रही है। ठीक है, यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या है आपके पास यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, अ फोर्स दैट चेंज द शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ना डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक रबड़ बाल है। ठीक है, रबड़ बाल को जब आप अपने हैंड की मदद से उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो। ठीक है, तो अब क्या करती है वो जो रबड़ बाल है वो क्या करती है, अपनी लेंथ, अपनी शेप और वॉल्यूम को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, डिफॉर्मिंग फोर्स की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, कैन वी यूज हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप हाइड्रोमीटर को यूज कर सकते हो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। देखिए आपके पास हाइड्रोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आप राइट करोगे yes we can use a hydrometer to measure the density of milk। a hydrometer is a device that measure the density of a liquid by floating in it। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जिसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो मिल्क भी आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, तो उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप हाइड्रोमीटर को यूज करते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास डिफाइन इलास्टिसिटी एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 160 पे। देखिए स्टूडेंट आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है डिफॉर्मिंग फोर्स का। अब ये फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है तो उसका वॉल्यूम, लेंथ और उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब उस ऑब्जेक्ट की वो जो शेप, लेंथ और वॉल्यूम चेंज होती है उसको दोबारा से उसकी पहले वाली ओरिजिनल हालत में लाने के लिए जो आपके पास कंसेप्ट होता है उसको पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। ठीक है, उस बॉडी को उसके ओरिजिनल साइज और शेप में लाने के लिए जो प्रॉपर्टी है एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हो, देखो आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच करते हो। ठीक है, और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो स्प्रिंग है वो अपनी वॉल्यूम, लेंथ और शेप को चेंज कर देती है। ठीक है, तो आप जब उसको स्ट्रेच करके उसको दोबारा से जब छोड़ते हो, ठीक है, तो वो अपनी पहले वाली जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन होती है उसमें वो आपका स्प्रिंग चला जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, आप देखिए जमीन पर चलने वाली जो हवा होती है और जो समंदर पर चलने वाली हवा है उसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आपने यहाँ पे दरमियान में लाइन लगानी है, यहाँ पे लिखना है लैंड ब्रीज और यहाँ पे लिखना है सी ब्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है। देखिए सबसे फर्स्ट में ना आपके पास जो लैंड ब्रीज होती है इनकी डायरेक्शन बताई है, यानी इनकी टाइमिंग बताई है, ये कब ब्लो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकर्स एट नाइट। ठीक है, यानी कि लैंड ब्रीज जो जमीन पे जो हवा है वो कब चलना शुरू होती है, रात के वक्त मोस्टली। ठीक है, और सी ब्रीज होती है ये अकर होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है लैंड ब्रीज की, इसकी डायरेक्शन होती है विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि ये जमीन से समंदर की तरफ ब्लो करती हैं। ठीक है, चलती हैं। और जो सी ब्रीज होती हैं ये क्या करती हैं,
ये सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया है कि लैंड ब्रीज की क्या खसूसियात है और सी ब्रीज की। तो जो लैंड ब्रीज होती है ये जेंटलर होती है, वार्मर होती है एंड ड्रायर होती है, जबकि जो सी ब्रीज होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है, कूलर होती है एंड मोर ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी वाली। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। ठीक है, आपने बताना है कि जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि जो आपके पास लिक्विड होते हैं, ठीक है, अब इनमें जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो क्यों कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन आपको पता है ना कि ट्रांसफर ऑफ हीट को ट्रांसफर करने का ये मोड है आपके पास। आप स्टूडेंट देखिए, आपने चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स पढ़े थे, ठीक है, और उनमें एक मोड कन्वेक्शन भी था। अब यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है जो लिक्विड्स होते हैं ना उनको फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप हीट ट्रांसफर करते हो फ्लूइड्स में, ठीक है, तो वो टेक प्लेस यानी कि वो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू। तो इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। अब यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है बिकॉज फ्लूइड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपके पास जो फ्लूइड्स होते हैं ना ये आपके पास पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अटैच हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो आपके पास गुड कंडक्टर होता है हीट का, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो होती है वो इजीली उन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो जो फ्लूइड्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। नेक्स्ट बताया जा रहा है जबकि जो कन्वेक्शन होता है ना ये आपके पास एक प्रोसेस होता है बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। आपके पास कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते होते हो, हीट को ट्रांसफर करते होते हो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स के दरमियान से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के भी फर्दर 8 पार्ट हैं, ठीक है, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन की चॉइस है, आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बताएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास ये वो वाला पॉइंट होता है, आप लिखोगे इट इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ अ बॉडी इज एक्टिंग, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास बॉडी का होल वेट जो होता है ना उस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। लाइक आप देखें जब आप पार्क में जाते हो आप एक झूला देखते हो सीसा का, ठीक है, आप देखिए ये जो झूला है इस तरह से बना होता है, ठीक है, इसके एक साइड पे भी आपके पास, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे जो है बच्चे बैठते हैं, ठीक है, वो झूला लेते हैं और दरमियान में इस तरह से ये एक जगह बनी हुई होती है, ठीक है। आप देखिए अगर आपके पास ना जो दोनों चिल्ड्रन है जो बैठे हुए हैं उन दोनों का वेट सेम है, ठीक है, तो ये लेवल पे होगा ना, यानी बैलेंस हुआ हुआ होगा झूला, ठीक है। तो उन दोनों बच्चों का जो वेट है वो एक्ट कहाँ पे कर रहा होगा, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, झूले के सेंटर पॉइंट पे। तो ये एग्जांपल थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब यहाँ पे देखिए आप ये लिखोगे दिस पॉइंट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो बॉडी के इनसाइड अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, आपने डिफरेंशिएट करना है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस को। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 86 पे। ओके जी, सबसे फर्स्ट में आप डेफिनेशन लिखोगे लाइक फोर्सेस की। देखिए लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं टू ईच अदर। देखिए पैरेलल क्या है, पैरेलल ये इस तरह से पैरेलल होना या इस तरह से पैरेलल होना, ठीक है। तो जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं ये आपके पास पैरेलल फोर्सेस होती हैं एंड हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी ये फोर्सेस पैरेलल भी होती हैं और इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 पीपल है, ठीक है, वो एक कार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए वो एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, दोनों कार के बैक साइड से क्या कर रहे हैं, कार को पुश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए तो आपके पास था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस होती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल। अब जो फोर्स है वो पैरेलल है लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट है टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे अ पर्सन पुशिंग अ बॉक्स इन वन डायरेक्शन व्हाइल अनदर पर्सन पुल्स द बॉक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें 2 पर्सन है, एक पर्सन जो है वो जो बॉक्स है उसको पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है और दूसरा उसको पुल कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनकी हाइट जो होती है उसको जितना मुमकिन हो सके उतना कम रखा जाता है, इसका क्या रीज़न है।
इस क्वेश्चन का आंसर है व्हीकल्स पार्टिकुलरली कार्स आर डिजाइन टू हैव हैज लो as height as possible in order to keep the vehicle center of gravity as close to the ground as possible। स्टूडेंट देखें इसका आंसर आप लोग स्टूडेंट ये लिखोगे कि अब देखिए ना, आपने चैप्टर नंबर 5 में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के जितना नज़दीक होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ऑब्जेक्ट अर्थ से जितना दूर होता जाता है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी क्या हो जाती है, कम होती है और नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, अब जो आपके पास व्हीकल स्पेशली जो कार्स वगैरह होती हैं इनकी हाइट को कम रखा जाता है ताकि ये क्लोज हो ग्राउंड के साथ। तो जितना वो ज़मीन के साथ क्लोज होंगे उतनी उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर है बुक का पेज नंबर 137 पे। आपने ये लिखना है कि पावर आपके पास क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो उसके रेट को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं पावर। अब देखिए पावर को मैथमेटिकली आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी आपने जो एक काम किया उसको करने के लिए आपने कितना टाइम लिया। ठीक है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ। ठीक है, टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपके पास जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपके पास जो पावर है ना, अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मतलब है पावर भी आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, और इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 126 पे। अब आपने इस टॉपिक को समझना है कि आपके पास साउंड एनर्जी क्या है और लाइट एनर्जी क्या है। ठीक है, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके प्रॉपर लाइन लगा के लिखना है। ठीक है, देखिए आपके पास साउंड एनर्जी क्या है कि जब आप किसी डोर को नॉक करते हो ना, ठीक है, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और ये फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। साउंड आपके पास एनर्जी की फॉर्म है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, यानी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी वाइब्रेट होती है। लाइक आपका मोबाइल फोन है, आप उसको साइलेंट पे लगा देते हो। ठीक है, तो जब भी कॉल आती है या अलार्म का टाइम होता है तो आपका जो मोबाइल फोन है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सच एज वाइब्रेटिंग डायग्राफ ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ a sitar and vibrating air column of wind instrument such as flute pipe। ठीक है, अब देखिए स्कूल में जब आप जाते हो, ठीक है, तो असेंबली का टाइम होता है तो एक जो बेल होती है उसको रिंग किया जाता है, प्रॉपर बजाया जाता है आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि असेंबली का टाइम हो गया। सेम इस तरह से जब पीरियड्स चेंज होते हैं, ठीक है, आपके तो तब भी जो बेल होती है उसको रिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जब बेल जो है ये रिंग करती है तो उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपके पास लाइट एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की। अब यहाँ पे बुक वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप इस तरह से करें कि लाइट सोर्सेज बताएं जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आपके पास जो मेन सोर्स है ना जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है वो सन है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरेंस ट्यूब्स हो गई, ठीक है, बर्निंग फ्यूल हो गई, कैंडल होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसी सोर्स है जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखें अब जो प्लांट्स है ना, अब उन पे जो फूड आता है वो किसकी वजह से आता है, लाइट की प्रेजेंस की वजह से। तो लाइट किधर से आती है, सन से आती है। वी ऑल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स, वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स। यहाँ पे अब खुद बता रहा है बुक वाला कि आप जो है लाइट किधर से लेते हो, कैंडल से लेते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब से लेते हो, फ्लोरेंस ट्यूब से लेते हो, एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम फ्रॉम द सन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है एनर्जी की। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज दे कैन नॉट बी फॉर्म क्विकली, यानी कि ये जल्दी से प्रोड्यूस नहीं होते फॉसिल फ्यूल्स इस वजह से। और यहाँ पे बताया जा रहा है दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको बनने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो दरकार होता है। ठीक है, दे टेक इवन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म। ठीक है, और इनकी कॉमन एग्जांपल जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स की है जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉर्म है एनर्जी की, उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कोयल की, पेट्रोलियम की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इंटरनल एनर्जी।
अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपके पास एक पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी। अब देखिए आपके पास एनर्जी टू टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, ये एनर्जी और यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जबकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर स्टोर की हुई होती है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है ना, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल है, उन दोनों का जो सम आता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एवापोरेशन। अब देखिए एवोपरेशन आपके पास क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, लिक्विड वाटर को चेंज कर देते हो गैशियस वाटर में। गैशियस वाटर आपके पास क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं। लाइक कॉमन एग्जांपल लें स्टूडेंट, आप जो है वाटर को जब बॉयल करते हो, ठीक है, तो लिक्विड वाटर जो होता है वो गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है, यानी वेपर्स बन रहे होते हैं, ठीक है, वाटर के बुखारात में तब्दील हो रहा होता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ क्लॉथेस, यानी कि जब आप अपने कपड़ों को ड्राई करते हो, ठीक है। इसके अलावा वाटर एवोपरेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लेक और ओशन, ठीक है, यानी जो आप वाटर है, ठीक है, वो लेक या ओशन की सरफेस से क्या हो रहा होता है, एवोपरेट हो रहा होता है, वाटर बुखारात में तब्दील हो रहा होता है। ओके जी, यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है आपका जो पेपर है ना उसका सेक्शन 2, ठीक है। इसमें आपने क्या करने होते हैं, आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और उनके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं और आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी थ्योरी वाइज होता है, आपने थ्योरी राइट करनी होती है या किसी भी एक्सप्रेशन को जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करना होता है, ठीक है। और दूसरा आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। अब देखिए आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है और न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका ए पार्ट है, व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन मीटर रूल इन डिटेल, ठीक है। और इसका आंसर है चैप्टर नंबर 1 में। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट में आपने बताना है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और फिर आपने डिटेल में बताना है कि आपके पास मीटर रूल क्या है, ठीक है। और मीटर रूल आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेजरिंग का मतलब होता है मेजर करना, पैमाइश करना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आला, यानी कि वो आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, मास को, टाइम को और वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। देखें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पास्ट में हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो इतने रिलायबल नहीं थे, एक्यूरेट नहीं थे, ठीक है। तो आज के दौर में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं वो मोर रिलायबल है, ठीक है, और वहाँ पे जो आपके पास मेजरमेंट आती है वो एक्यूरेट होती है, बिल्कुल सही होती है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एग्जाम्पल सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइस सच एज अराउंड 1300 AD वर क्वाइट करड, ठीक है, यानी कि अब बताया जा रहा है कि 1300 AD में ये वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपके पास ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज नो आर डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। और बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि 1300 AD में कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे और आज के दौर में कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनसे जो मेजरमेंट आती है वो क्या होती है, रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीटर रूल क्या है, तो ये देखें ये आपके पास मीटर रूल है जो लेबोरेटरी में फिजिक्स की लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है। ये देखिए वो कहता है कि मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल जो होता है इससे आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हो, ठीक है। कहते हैं इट इज कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर रूल का पर्पस बताया जा रहा है कि मीटर रूल से आप क्या करते हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हो या फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इट इज 1 मीटर लॉन्ग, यानी आपके पास जो मीटर रूल होता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपको पता है ना कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। मैथ में आप लोग ये चीज पढ़ते रहे हो, ठीक है।
ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास, अब बताया जा रहा है कि अगर 1 मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 स्मॉल डिवीजन कार्ड मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास 10 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। देखें अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो मीटर रूल होता है ना, इसके ऊपर 1 मीटर होता है, ठीक है। मीटर रूल के ऊपर जो लेंथ होती है ना टोटल 1 मीटर के इक्वल होती है। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो अब देखें आप क्या करते हो, जो 10 मिलीमीटर है ना, अब इसमें आप एक छोटा यूनिट लो तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मिलीमीटर के। तो ये लीस्ट काउंट, आपको पता है लीस्ट काउंट सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो कहते हैं कि मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट वैल्यू है ना वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है आपके पास वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। कहता है कि जब आप मेजर कर रहे होते हो ना मीटर रूल से किसी भी लेंथ को, तो आपने क्या करनी होती है, अपनी आई को वर्टिकली इसके ऊपर एडजस्ट रखना होता है, ठीक है, ताकि आप करेक्ट मेजरमेंट करो। नेक्स्ट है आपके पास द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ द आई इज पोजिशन एट द लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। अब ये बताया जा रहा है अगर आपकी जो आंख है वो लेफ्ट या राइट हो जाती है, मेजरिंग पॉइंट से हट जाती है, तो आपके पास जो रीडिंग आती है वो करेक्ट नहीं होती बल्कि डाउटफुल होती है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इसमें आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है आपके पास हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आप देखें आपके पास जो फोर्स है ना वो कितनी है? 20 न्यूटन है, ठीक है। इस फोर्स को यूज करके आपने 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को चेंज करना है। तो चेंज करने में जो टाइम रिक्वायर है ना आपने उसको फाइंड करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप न्यूमेरिकल में एक पॉइंट बनाते हो और उसमें लिखते होते हो गिवन डेटा, जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है। तो अब देखिए स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ गिवन थी? आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन था। मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो चेंज इन मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है? डेल्टा पी से। तो वो आपके पास कितना था? 22 न्यूटन सेकेंड था। फोर्स कितनी अप्लाई हो रही थी? 20 न्यूटन की। आपने फाइंड करना था टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने जो है ना इस मोमेंटम को चेंज किया ना, 22 न्यूटन सेकेंड जो मोमेंटम है इसको चेंज किया और फोर्स कितनी लगी? 20 न्यूटन की। तो कितना टाइम लगा आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करोगे? टाइम को फाइंड आउट करोगे। फोर्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड करना है टाइम को, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे जो फोर्स है मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे। टाइम फोर्स की जगह चला जाएगा और फोर्स टाइम की जगह आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है? टाइम को फाइंड आउट करना है। ओके जी, आप देखें चेंज इन मोमेंटम क्या थी आपके पास? 22 न्यूटन सेकेंड था, ठीक है। फोर्स है आपके पास 20 न्यूटन, न्यूटन को न्यूटन से कट कर देंगे, ठीक है, और 22 को डिवाइड कर देंगे 20 पे। कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आएगा 1.1 और साथ ये आ जाएगा एस। आपको पता है ना टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो अब आपने रिक्वायर्ड टाइम फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है आपके पास? 1.1 सेकेंड है। ओके जी, लास्ट में आप लिखते होते हो रिजल्ट। तो मैंने रिजल्ट में लिखा 1.1 सेकेंड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ प्रूव दैट। आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। स्टूडेंट आप देखिए, आप जब स्टेटमेंट को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी स्टूडेंट, देखें आपके पास चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आपने प्रूव करना है, ठीक है, इसको आप थ्रू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए इसको आप क्या करोगे? प्रूव करोगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.26। मैंने यहाँ पे जो स्पीड और टाइम का ग्राफ है ना इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। The total distance as traveled by the body is given by the total area OABD under the graph। देखिए स्टूडेंट, पहले आप क्या कर रहे थे? हाफ ऑफ इसको ले रहे थे, ठीक है, इसका हाफ पार्ट ले रहे थे और एरिया को फाइंड आउट कर रहे थे इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब आपने क्या करना है? आपने फुल ग्राफ को लेना है, ठीक है। अब देखो ना, वो कह रहा है कि आपने एरिया लेना है, टोटल एरिया OABD लेना है। तो स्टूडेंट आप इस फुल ग्राफ को अगर कंसिडर करो तो ये आपके पास एक शेप बनती है जिस शेप का नाम है ट्रेपरिज्म।
आप देखिए स्टूडेंट, ट्रेपरिज्म का आपने एरिया फाइंड करना है। ये शेप जो है ये आपके पास ट्रेपरिज्म है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ट्रेपरिज्म का फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे, लिखोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और यहाँ पे आपने पैरेलल साइड्स का सम लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट के साथ। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने सबसे फर्स्ट में लिखना है टोटल एरिया ओ, ठीक है। ये आपके पास ओ है, ये बी है पॉइंट, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये डी है। ओ ए बी डी का लेना है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेपरिज्म में आप लिखते हो 1/2, तो ये देखो ये आपके पास 1 है ऊपर और ये नीचे 2 है, ठीक है। ये 1/2 है। अब आप यहाँ पे जो सम लोगे ना वो पैरेलल साइड्स का लोगे। पैरेलल साइड्स कौन सी बन रही है, एक साइड बनेगी आपके पास ओ ए और दूसरी बनेगी बी डी। ये दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल है ट्रेपरिज्म की, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पैरेलल साइड्स का सम लेने के बाद आप क्या करोगे, हाइट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आप हाइट लोगे ओ डी को, ये ओ डी आपके पास क्या है, हाइट है। ओके जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आप क्या करोगे, इस एस के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये 2 जब एस से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 2s, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल साइड्स का सम है और साथ आप ओ डी यानी ये आपके पास हाइट है जिसको आप क्या कह रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू ट्रेपरिज्म जो है उसका एरिया फाइंड आउट करने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप मैथ में क्या करते होते हो, आप लेट कर लेते हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ना ये वाली, इसकी दोनों साइड को आपने क्या करना है, बी सी बाय ओ डी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी वी गेट। अब देखें, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, यानी देखें बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ डी, ये इक्वल किसके है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। अब एक बॉडी है वो पॉइंट ए से जो है वो स्टार्ट करती है मोशन, ठीक है, और बी पे जाके रुकती है, तो उसकी मोशन जो है वो क्या है, उसमें एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि उसकी जो मोशन हुई है, मोशन की रफ्तार क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप ना दोनों साइड में आप बी सी डिवाइड बाय ओ डी के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये बात याद रहे, बी सी डिवाइड बाय ओ डी जो है ये इक्वल है एक्सेलरेशन के। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस चीज को स्टडी किया था, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये ओ डी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आपस में कट कर देंगे, ये रह जाएगा बी सी, ठीक है। तो अब ये बन जाएगी, अब देखें ना स्टूडेंट, बी सी डिवाइड बाय ओ डी आपने पढ़ा था ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो बी सी डिवाइड बाय ओ डी की जगह आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, यानी एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो ओ ए है, ये देखिए आपके पास जो ओ ए है ना, ठीक है, ये किसकी इक्वल है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब बी डी को देखें, ये आपके पास बी डी है, ये इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, आप यहाँ पे राइट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी, फिर साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब बी सी को देखें, ये आपके पास है जी बी सी, ठीक है। बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करता है रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप देखें, आप मैथ में क्या पढ़ते हो, आप मैथ में ये पढ़ते हो ना ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे आता है ए माइनस बी, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आप क्या करते हो, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो, बी को बी से मल्टीप्लाई करते हो, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी ये बन जाता है ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। तो सेम आप देखिए स्टूडेंट, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दरम्यान में साइन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का। सेम इस रूल के तहत ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और दरम्यान में साइन आ जाएगा माइनस का। तो अब ये सेम वही आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया जिसको आपने क्या करना था, प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के। नेक्स्ट है आपके पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसमें आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है आपके पास, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम, पाम कहते हैं हथेली को, बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। आप देखिए स्टूडेंट ने कितनी फोर्स लगाई है, 75 न्यूटन की। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब, आपने फाइंड किसको करना है, प्रेशर को, हैविंग कंटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दो चीजें गिवन है, एक है फोर्स और दूसरा एरिया, आपने फाइंड करना है प्रेशर को।
ओके जी, देखिए आपको गिवन डेटा आपके पास क्या था, फोर्स थी, ठीक है, ये 75 न्यूटन है। एरिया जो है वो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, यानी कि जो एरिया का यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास जो एरिया गिवन है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को मीटर स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब देखिए ना स्टूडेंट, आपके पास ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100 पे डिवाइड करते हो, ठीक है। लेकिन ये अब आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप ये देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 1.5 है डिवाइडेड बाय, देखिए आपने क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है, जबकि यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखें आप यहाँ पे लिखेंगे 100, आपको पता है ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो सिंपली आप जो है 1.5 को 100 पे डिवाइड करोगे और यहाँ पे साथ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब जब स्टूडेंट आप 100 का स्क्वायर लेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लेने से। अब देखिए अगर मैं इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करूँ तो ये मेरे पास पता है क्या बनेगा, ये बनेगा 10 की पावर 4, यानी अब देखिए ना ये जो 10,000 है इसका पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये इधर से इधर मूव करके जाएगा दरमियान में कितने डिजिट आए, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास बनेगा 10 की पावर 4। ओके, अब नेक्स्ट देखिए मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी कि मेरे पास एरिया है 1.5 और ये जो 10 की पावर 4 है ना, ये जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनेगा यानी नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया आपके पास बन गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके जी, अब आपने फाइंड करना है प्रेशर को। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है आपके पास P इक्वल है फोर्स बाय एरिया। एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फोर्स है आपके पास 75 न्यूटन, एरिया है आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने 75 को डिवाइड करना है 1.5 पे, इस पार्ट को नहीं आपने सॉल्व करना अभी, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा 50। अब आपने क्या करना है, 10 की पावर -4 को ऊपर शिफ्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो जब ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में, ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 50 को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें तो 50 का जो पॉइंट है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो अब यहाँ पे देखो दरमियान में कितने डिजिट आए, 1, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये ऑलरेडी है आपके पास 10 की पावर 4, दोनों की बेस सेम है। तो आपने क्या करना है, 4 में 1 ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और आपके पास यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जब मीटर भी ऊपर जाएगा ना इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +2 है, ऊपर जाके ये बन जाएगा -2। तो आपके पास प्रेशर बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्ट राइट कर देंगे, द प्रेशर वुड बी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका ए पार्ट है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके जी, आपके पास आपने सबसे फर्स्ट में बताना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट कर देना, अलग कर देना किसी चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में आपके पास क्या है, फोर्सेस है। वेक्टर क्या है आपके पास, फोर्सेस हैं, ठीक है, इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इसका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि जब आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, वेक्टर को स्प्लिट कर देते हो कंपोनेंट फोर्सेस की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी एक फोर्स है जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिलके बन रही है, तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं आप उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है डेफिनेशन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। हमें बताया जा रहा है स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी आपके पास एक फोर्स है, आप उसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट की फॉर्म में उसको स्प्लिट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम की मदद से ना अब आपको बताया जाएगा। यहाँ पे कहता है कि कंसीडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA, ठीक है। कहता है कि हम एक फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं जिसको लाइन OA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक फोर्स है, ठीक है। अब कहते हैं मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। इस पे अब आप एक एंगल बनाओगे जिसका नेम क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ परपेंडिकुलर AB। अब आपके पास एक लाइन थी ना यहाँ पे, अब आपके पास एक लाइन थी ना OA, अब आपने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नेम क्या होगा, AB होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास From A, according to head to tail rule, OA is the resultant of vector represented। अब कहता है कि head to tail rule आप इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो OA है ना, ये वाला O, ये O और ये A, ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, OB एंड BA को, OB एंड BA को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपके पास क्या बन गया इक्वेशन 1 कि आपका जो OA है वो इक्वल है OB प्लस BA के। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है जो आपके पास कंपोनेंट्स OB एंड BA है ना, ये देखें OB एंड BA ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ OA, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, OA के, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स F को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस अब नेक्स्ट बताया जा रहा है OB जो है ये आपके पास क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है X कंपोनेंट को। OB के ऊपर देखिए आपके पास FX है, ठीक है, तो ये इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है FY को, ठीक है। वो कहता है कि अब इन दो चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपके पास एक इक्वेशन बनेगी कि आपके पास जो फोर्स F है वो इक्वल है F ऑफ X प्लस F ऑफ Y के। अब देखिए स्टूडेंट, आपने MCQs में भी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखा था। इसमें देखिए वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ F ऑफ X प्लस F ऑफ Y, ये दो जो फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBA। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी आपके पास ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास 90 का एंगल बनता है, ठीक है। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है। अब इसका नेम है जी OBA, ठीक है। अब इसको माइंड में रखते हुए ये कह रहा है, कहता है कि सिंस FX बाय F, ये FX है, ये देखिए ये FX है और ये F है, ठीक है। अब देखिए FX पे आपके पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, OB, ठीक है। और जो आपके पास F है यहाँ पे क्या बन रहा है, OA, तो ये लिख दिया। अब ये इक्वल है कॉस थीटा के, इस टेबल को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये इक्वल है किसके, कॉस थीटा के। अब वो कहता है कि आपके पास जो डायरेक्शन FX है ना, ये वाला जो FX है ये इक्वल है F कॉस थीटा के, ठीक है। सेम इस तरह से अब देखिए आपके पास ना FX को सॉल्व करने के बाद सिमिलरली जैसे कि आपके पास FY बाय F है, ठीक है। FY पे कौन सी डायरेक्शन आ रही है, AB, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर दोगे AB या BA, ठीक है। और F पे कौन सी है, OA, तो यहाँ पे आ गया OA। इसको आपने cos थीटा के इक्वल किया, इसको आपने sin थीटा के इक्वल करना है, तो आपके पास जो FY है ये इक्वल बन जाएगा F sin थीटा के, ठीक है। अब देखिए अब स्टूडेंट आप कहोगे कि ये F किधर से आ गया, देखिए OB डिवाइडेड बाय OA ये किसके इक्वल है, फोर्स यानी F की इक्वल है, इस F के इक्वल है, ठीक है। सेम इस तरह से BA डिवाइडेड बाय OA किसकी इक्वल है, ये भी इस फोर्स F के इक्वल है। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, F लिख दिया। आप यहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हो कि सच डैट आपके पास जो OB डिवाइडेड बाय OA है ये इक्वल है F के, और यहाँ पे आप लिख सकते हो AB या BA डिवाइडेड बाय OA जो है ये इक्वल है F के। अब वो कहता है कि आपके पास 2 इक्वेशंस बनी है ना, एक इक्वेशन है 4.3 और दूसरी है 4.4। तो इसमें आपके पास ये जो दोनों कंपोनेंट्स है ना FX एंड FY ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट बी, ठीक है। इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने सॉल्व करना है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें लिखा हुआ है अ ब्लॉक वेजिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, 20 न्यूटन है, ठीक है। और उसको ना अपलिफ्ट किया, वर्टिकली जो है उसको लिफ्ट किया हुआ है, यानी कि उसको ऊंचाई पे लेके गए हैं। कितना ऊंचाई पे लेके गए हैं, 6 मीटर की हाइट पे लेके गए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन डेटा आपके पास देखिए, सबसे फर्स्ट में आपके पास वेट है कितना है, 20 न्यूटन है, और हाइट कितनी है आपके पास 6 मीटर है। देखिए स्टूडेंट ये आपके पास एक ब्लॉक है
जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन है, ठीक है। इसको वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ आप लेके गए हो, कितनी हाइट पे लेके गए हो, 6 मीटर की हाइट पे लेके गए हो। अब स्टूडेंट आपने ये फाइंड करना है कि जब आप इस ब्लॉक को 6 मीटर की हाइट पे लेके गए हो तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई है, ठीक है। ओके जी, देखिए आपने टू फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh के, ठीक है। स्टूडेंट देखें, अब आपने पढ़ा था कि आपके पास जो W है ना, यानी जो आपका वेट है वो इक्वल होता है mg के, ठीक है। तो आपके पास जो वेट है ना वो mg के इक्वल होता है। ये चैप्टर के अंदर आपने ये चीज पढ़ी थी। तो अब देखें जो आपके पास W है ना, W क्या है आपके पास 20 न्यूटन है ना, ठीक है। तो आपने mg की जगह क्या लिखना है 20 न्यूटन। आप देखिए mg की जगह मैं क्या लिखूंगी 20 न्यूटन, और हाइट जो है वो मेरे पास 6 है, ठीक है। तो मैं 20 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। आप देखिए 20 के साथ न्यूटन का साइन था और 6 के साथ मीटर का, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया न्यूटन मीटर। आप देखिए स्टूडेंट न्यूटन मीटर इक्वल होता है जाउल के, ठीक है। आपके पास जो एनर्जी का यूनिट होता है ना वो जाउल होता है। तो आप लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है 120 जाउल के। तो रिजल्ट में लिखोगे 120 जाउल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट।